Hi everyone. So we have already completed major trends, the colonial approach, the nationalist approach, and the Marxist approach. Today we have to begin with the critique of Marxist approach. So before that, we need to understand the previous paragraph. इसके अंदर ये दिया हुआ है कि कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो वॉल्यूम 1 थी वो 1980 ऑनवर्ड्स जो है एक बेंचमार्क बन गई थी. इसके अंदर जो पुराने जनरेशन ऑफ रिसर्चर्स थे, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क के हों, उनको समराइज और सिंथेसाइज करके पोर्ट्रे किया है. और ये एक बहुत ही कन्वीनियंट पॉइंट मिल गया था हम सबको कि हम एक फ्रेश बिगनिंग के साथ, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आगे सोच पाएँ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री. इनफैक्ट बहुत सारे स्पेसिफिक थीम्स थे जो इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के टीचिंग के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि और ये इनका बेसिस क्या था. ये सारे हमने पहले पढ़ा था ना कि पर्शियन रिकॉर्ड्स थे, वर्नाकुलर रिकॉर्ड्स थे, कुछ रीजनल रिकॉर्ड्स थे, उसके ऊपर ही बेस्ड थे सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स. इनके मेन थीम्स क्या थे? स्टेट और इकोनॉमी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या है, इंटरनल ट्रेडिंग के डायनामिक्स क्या थे, उनका स्ट्रक्चर क्या था, मनी इकोनॉमी किस तरीके से स्प्रेड होती है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड के पोर्टफोलियो कैसे थे, कैसे नेटवर्क्स बने और चेंज हुए, और इन सब का मिडिवल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच में हमने पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि एक पैरासिटिकल अप्रोच है, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन की थीसिस भी दी थी. तो उसी अप्रोच के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी आता है. और ये जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री की वॉल्यूम है, हमने ये भी पढ़ा था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है लेटर ऑन जाके इसके साथ कंसाइड करती है कुछ हद तक. सो इसके क्रिटिक में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स आए जिन्होंने 3-4 पॉइंट्स रखे. पहला मेन पॉइंट ये था कि क्रोनोलॉजिकल मार्कर्स जो हैं वो आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है. जो कि हमने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल मार्कर्स पढ़े हैं वो आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है. अर्ली मिडीवल इंडियन इकोनॉमी जो 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक डिसमिस कर दी है इस वॉल्यूम के अंदर, कैम्ब्रिज वाली वॉल्यूम के अंदर. तो आपने सिर्फ 3 पेजेस के अंदर ही इसको ख़त्म कर दिया. रादर मिडीवल जो पीरियड है वो कन्वेंशनली स्टार्ट होता है 1206 से और ये 1750 में जाके एंड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी ऑफर नहीं किया है डिस्कशन के तौर पे. मुगल डिक्लाइन के पीरियड में कैसी डेवलपमेंट्स हुई उसके ऊपर कोई डिस्कशंस ही नहीं करी गई. तो ये जो क्रिटिक है ये इसलिए पैदा होता है कि हमने अब बाउंडिंग एजेस को देखना शुरू कर दिया था. मिडीवल को उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था. अर्ली मिडीवल से लेके मिडीवल तक, लेटर मिडीवल से लेके अर्ली कॉलोनियल तक किस तरीके की प्रॉब्लम्स थी और कॉन्टीन्यूटीज़ किस तरीके की हुई. जैसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की कॉन्टीन्यूटी हम आज की डेट तक ट्रेस करते हैं. तो इसी तरीके से कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री में कॉन्टीन्यूटीज़ को ट्रेस नहीं किया गया था. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म था. और एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी क्रोनोलॉजिकल स्कीमा में कि बहुत ही ज़्यादा इनएडिकेट तरीके से इन्होंने डिसमिस कर दिया पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री को बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ पेजेस के अंदर. नेक्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म आता है कि स्टेट जो है उसको एक प्रिविलेज दिया गया है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस. और वो बाकी इंस्टीट्यूशन सोशल ग्रुपिंग हो सकती है उस टाइम की मिडिवल इंडिया की, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. तो स्टेट को बहुत ज़्यादा ही तवज्जो दी हुई है. हर एक एस्पेक्ट जो कि इंडियन इकोनॉमी का था इन बहुत ही क्रूशल सेंचुरीज़ के अंदर, मिडीवल पीरियड के टाइम के अंदर, ये एक लग्जरी कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड माना गया है. फिस्कल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो एलीट्स के बीच में माना गया है. तो इससे ये पता चलता है कि 40 से 45% ऑफ ग्रॉस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो था वो स्टेट एक्सट्रैक्ट कर रहा था. लेकिन क्रिटिक्स ने इस बात पे पॉइंट आउट किया है कि इतना हाई डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो ठीक है, आपके पास एविडेंस है, साउथ इंडिया से एविडेंस है, लेकिन ये बहुत ही मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन है. इसके अंदर महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल ऐसे रीजनल रिकॉर्ड्स तो है ही नहीं.
आपने एक रीजन के बारे में एग्जांपल दे के लिख दिया है कि हाँ स्टेट जो था बहुत ही हाईली एफिशिएंट था एक चीज़ में, विच वॉज रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन आपने रीजनल रिकॉर्ड्स को कोट ही नहीं किया। और वो जो रीजनल रिकॉर्ड्स हैं जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल वगैरह से हमें मिलते हैं, वो आपके साउथ इंडिया वाले रिकॉर्ड से वेरी करते हैं। सो एक एक्सट्रैक्टिव एफिशिएंसी जो थी स्टेट की, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है अगर इंसान फिस्कल लीकेजेस के बारे में ध्यान देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिडिलमैन थे। एक फार्मर था, फार्मर के ऊपर ज़मींदार था, ज़मींदार के ऊपर रेवेन्यू फार्मर था, या फिर वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा है, जो बेल आउट कर देता था हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन का काम। तो फिर जाके फाइनली जो क्लोजेस्ट पर्सन था हायरार्की में टू द किंग, वो किंग को देता था। तो इस दौरान बहुत सारी लीकेजेस भी तो होंगी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो गया है किसान से, वो अपना अपना हिस्सा रख के आगे देते हैं। तो इस तरीके की लीकेजेस के बारे में कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री में कोई बात नहीं करी गई। फिर लैंडेड मैग्नेट्स को जो लोकल फीस पे होती थी, जो लार्ज ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू फ्री लैंड्स मिलती थी, जैसे हमने अग्रहारा लैंड के बारे में पढ़ा है साउथ इंडिया की, है ना। तो ये जो थी ये पेट्रीमोनियल होल्डिंग्स बन गई थी एक टाइम के बाद, और ह्यूज एक्सप्लोजन था मार्केटिंग सेंटर्स का रूरल इंडिया में। ये भी आप नहीं बता पा रहे हो अपनी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री की वॉल्यूम के अंदर। तो ये भी एक वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि स्टेट ही था जो सेंटर स्टेज लेता है। इसमें हमने लैंडेड मैग्नेट्स भी पढ़े हैं जो जिनके पास पेट्रीमोनियल होल्डिंग्स थी, हेरिडिटरी होल्डिंग्स हो गई थी। इसके अंदर हमने मार्केटिंग सेंटर्स भी पढ़े हैं जो रूरल एरिया में बहुत हसलिंग और बसलिंग थे। तो स्टेट के अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस थे। तीसरा क्रिटिसिज्म आता है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है मिडिवल इंडियन इकोनॉमी का पूरी 6 सेंचुरीज़ के अंदर, वो एक स्टैसिस का मिलता है हमें, एक बैलेंस की फॉर्म में हमें दिखता है। लेकिन हाँ, ये सही बोलते हैं कि एक डिग्री ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन थी और एक सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट रिकग्नाइज्ड है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि बड़ी चेंजलेसनेस थी मिडिवल इंडिया के टाइम पे। तो 13th से लेके 18th सेंचुरी के लंबे टाइम के अंदर 2 फेज़ या फिर 2 साइकिल आइडेंटिफाई करे गए हैं स्टेट फॉर्मेशन की कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर। वो है 13th 14th सेंचुरीज़ वाला, और दूसरा है 16th से 17th सेंचुरी वाला। इन दोनों साइकिल्स में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ये बोलती है कि स्टेट की जो एबिलिटी थी टैक्स असाइनमेंट सिस्टम को रिफाइन करने की, वो थी ही नहीं। दोनों ही केस में जब स्टेट फॉर्मेशन हुई है तो सोसाइटी के ऊपर बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से टैक्स का बर्डन पड़ गया। सुपीरियर कल्टिवेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सबवर्ट हो गई, क्योंकि अब किसान के पास कुछ इन्वेस्ट करने को बचा ही नहीं था। वो सुपीरियर सीड्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, अपनी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। साइमल्टेनियसली रिच और पुअर का जो डिस्टेंस था कंट्री साइड में वो बढ़ता गया। तो स्टैसिस जो है ये इस एक्सप्लेनेशन के अंदर इम्प्लिसिट है, क्योंकि ये एक सिंगल मोटर को एक्सप्लेन कर रही है और 6 सेंचुरीज़ में एक सेम सॉर्ट ऑफ चेंज की बात कर रही है। लेकिन जो इंडिया है, क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा इनएस्केपेबल एक्सप्रेशन आपने अपने हमारी कंट्री का दे दिया है जिसमें एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल ही वॉश अवे हो जा रही है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉश अवे हो ही जा रही है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को आपने पेरिफेरी में डाल दिया। क्योंकि अल्टीमेटली इस कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री के मॉडल के अंदर हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, जो कि देनी बनती भी थी क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी थे हम। लेकिन और भी तो एक्टिविटीज़ थी जिसके बारे में बात नहीं करी गई है। सो दैट इज़ वेयर द थर्ड क्रिटिसिज्म कम्स अराउंड। अब ये जितने भी क्रिटिसिजम्स थे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के ऊपर दिए गए थे, ये सारे स्कॉलर्स जो थे हम उनको एक बैनर के अंदर डाल देंगे, दैट इज़ रिविजनिस्ट्स। ये जो रिविजनिस्ट थे इनकी हिस्ट्री राइटिंग में एक पब्लिकेशन थी 1983 की क्रिस बेली की, विच वॉज रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स। इस पब्लिकेशन ने एक माइलस्टोन की तरह एक्ट किया और एक फ्रेश लुक दे दी एट दी प्रॉब्लमैटिक स्टेट सोसाइटी इंटरसेक्शंस। प्री कॉलोनियल इंडिया में, क्योंकि स्टेट और सोसाइटी का इंटरसेक्शन हमने प्रॉब्लमैटिक तरीके से ही पढ़ा है ना, क्योंकि उनके अंदर कोई हार्मनी हमने पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी है तो बहुत कम पढ़ी है।
तो इसको एक फ्रेश लुक दिया रिविजनिस्ट्स ने। बहुत ही रिसेंटली जो इंडिविजुअल हिस्टोरियंस आए हैं उन्होंने ये इस चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आप कह रहे हो कि स्टेट डोमिनेटेड एक्सप्लेनेशन है मिडिवल इंडिया की इकोनॉमी की, और ये पर्शियन लैंग्वेज सोर्सेज पे बेस्ड है, वर्नाकुलर पे बेस्ड है, यूरोपियन लैंग्वेज सोर्सेज पे बेस्ड है, चाहे वो डच हो या इंग्लिश हो। तो इसकी जो कंस्ट्रक्ट है ये बहुत ही रिच और वेरीगेटेड है, मतलब कि एक बहुत ही डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री मिलके आती है हमें रिविजनिस्ट अप्रोच के अंदर। तो रिविजनिस्ट अप्रोच जो है वो जो ज़्यादातर डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल्स हैं उसे डिसएग्री करते हैं 3 काउंट्स पे। पहला तो ये है कि एक जो सेंट्रलाइज स्टेट की इफ़ेक्टिवनेस है उसके ऊपर बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है। दूसरा ये कि कमर्शियल प्रोसेस की जो डायनामिक्स है मिडिवल इंडिया में जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में बताए गए हैं उसके ऊपर भी डिसएग्रीमेंट है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट इज सबसर्वियंस और पैरासिटिज्म ऑफ मर्चेंट कैपिटल। पॉलिटी के लेवल पे इंस्टेड ऑफ सीइंग के मिडिवल स्टेट जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिवली सेंट्रलाइज्ड स्टेट था, इन हिस्टोरियंस ने अटेंशन इस बात पे डाली अपने पर्शियन सोर्सेज के ऊपर बेस करके कि जो मिडिवल स्टेट है वो एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट में था डोमिनेंट लैंडेड ग्रुप्स के साथ। ऐसा नहीं है कि एकदम ही सेंट्रलाइज्ड नेचर था, एक अग्रीमेंट के फॉर्म में दिखाया रिविजनिस्ट्स ने कि 2 आपके ग्रुप्स हैं, एक है डोमिनेंट लैंडेड ग्रुप्स कंट्री साइड में और दूसरे ऐसे ग्रुप हैं जो कि नोबिलिटी के इंटरनल प्रेशर को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इनके बीच में एक नेगोशिएटेड अग्रीमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दी रिविजनिस्ट्स ने। एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ थी ये मिडिवल स्टेट की इनेबिलिटी थी मुग़लों के टाइम पे भी कि ये एक हासिल और जमा के बीच में पैरिटी ही नहीं कर पाई। जमा का मतलब है कि कितना रेवेन्यू असेसमेंट है, हासिल मतलब कि एक्चुअली कितना कलेक्ट हुआ है, और इसका एब्सोल्यूट फेलियर था कि ये 25% तक के लॉसेस में ही रही थी स्टेट। तो हमारा अटेंशन इस बात पे जाता है कि मिडिवल इंडियन एम्पायर की एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ थी, एक स्ट्रक्चरल इनेबिलिटी थी कि वो एक बहुत ही एंड्योरिंग सिस्टम बना ही नहीं पाए ताकि एक पावरफुल रूलिंग एलीट जिसको हम ज़मींदार बोलते हैं, उस बहुत सारे ज़मींदार थे ना, अब उसमें पावरफुल भी थे और वल्नरेबल भी थे, तो इनके बीच में एक जो रिफ्ट है उसको ख़त्म कर पाए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो मिडिवल स्टेट सिस्टम्स आए बड़े सारे वो बना ही नहीं पाए। सो इनका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि 2 ऐसे एरियाज़ जो कि हमेशा रिबेलियस स्टेट में रहते थे, मवासत और ज़ोर तलब, इन्हीं को बोलते हैं ऐसे जो रिफ्रैक्टरी एरियाज़ होते हैं, जो कि रिबेलियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। तो ऐसे एरियाज़ ऐसे लैंड्स के साथ एग्जिस्ट करते थे जो कि सरे हासिल थी, मतलब कि रेवेन्यू पेइंग लैंड्स। तो इन दोनों की जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की एग्जिस्टेंस थी, और इस वजह से बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ जो थी स्टेट की वो ख़राब हो रही थी। और अगर फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी तो दिस इज़ नेचुरल कि मिलिट्री एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी। अब ये जो स्टेट का एक ओवरआर्चिंग रोल था इसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म था, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट बेस किया था, इसके साथ और भी ऐसे डिफरेंशिएटेड व्यूज़ थे इकोनॉमी के जो इसके ऊपर बटरिस्ड थे, इन क्वेश्चनिंग के ऊपर बटरिस्ड थे, मतलब इनके साथ साथ एग्जिस्ट करते थे। तो कमर्शलाइजेशन जो कि हमने पढ़ा था कि एक रूलिंग क्लास ऑस्टेंटेशन का ऑफशूट है, दैट मीन्स एक फोर्स्ड तरीके की कमर्शलाइजेशन जो हो रही थी, जो कि नोबिलिटी जो चाहेगी या रूलिंग क्लास जो चाहेगी उस तरीके की पैदावार होगी। इस तरीके का जो एक व्यू था हिस्टोरियोग्राफी में, ये एक एक्सेप्टेड व्यू था। ये जो नया व्यू है वो ये कहता था कि ऐसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी एक रिलेटिवली ऑटोनोमस इकोनॉमी थी जिसमें जो मैनिफेस्ट हुई स्मॉल कंट्री टाउन्स के फॉर्म में, मार्केटिंग सेंटर्स के फॉर्म में। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे इकोनॉमी के जो बिल्कुल डायनामिक थे और वो मैनिफेस्ट हुए मार्केटिंग नेटवर्क की फॉर्म में। बहुत सारे कंट्री साइड में मार्केटिंग नेटवर्क्स की प्रोलिफरेशन हो गई थी, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की एक्सपेंशन हो गई थी, ऐसे प्रोडक्शन जो आर्टिजन करते थे और मर्चेंट ग्रुप्स उनको फंडिंग देते थे। तो वो जो मर्चेंट ग्रुप्स है they were busy in provisioning a burgeoning export economy of the subcontinent। तो ये जो एक कैपिटलिस्टिक टेंडेंसी थी प्रॉफिट मेकिंग की, burgeoning एक्सपोर्ट की, वो हमारे मिडिवल इंडिया के टाइम पे मर्चेंट ग्रुप्स के अंदर थी। ऐसा ही न्यू रिविजनिस्ट
जो व्यू है ये बोलता है। पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट क्या था इसके अंदर कि जो लैंडेड जेंट्री थी अब एक्सप्लॉयटर के फॉर्म में नहीं देखी गई थी, कि शायद एक प्रोएक्टिव रोल भी प्ले करते थे इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल रिक्लेमेशन, कि कहीं पे ज़मीन पे कल्टिवेशन करनी है तो हम उसको फाइनेंस करेंगे, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के आपको प्रोवाइड करेंगे, किसानों को प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एक्सचेंज मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश हो पाए ऐसे डोमेन्स पैदा करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट को हम फ्लरिश करेंगे। ये जो सारे मैंने रोल बोले ये लैंडेड जेंट्री के साथ एसोशिएट करके रिविजनिस्ट्स ने देखना शुरू किया। एक और सजेशन ये भी है कि जो एग्रेरियन रिवोल्ट थे 17th सेंचुरी के, जैसे कि जाट रिबेलियन था, चूड़ामन जाट का रिबेलियन था, या फिर बंदा बहादुर का रिबेलियन था, है ना। तो ये सारे जो रिवोल्ट्स हैं ये इस सेंस में नहीं देखे जा रहे थे कि ये इम्पोवरिश्ड पेजेंट्री के रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, बट रिविजनिस्ट कहते हैं कि ये रूरल जेंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट करते थे। अब इसके पीछे बैकिंग क्या है इन सारे पॉइंट्स के पीछे, वो तो जो एविडेंस इन्होंने अगर इसके अंदर कोट किया होता तो फिर हमें पता चलता, बट येस रिविजनिस्ट का ये व्यू पॉइंट था विच वी विल हैव टू कंसिडर। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड ऑफ इंडिया को अगर देखा जाए तो हमारा जो पैरासिटिकल नेचर ऑफ कमर्शियल लाइफ वाला आर्ग्यूमेंट है ना वो भी फेल होता है 17th-18th सेंचुरीज़ के टाइम में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे कंसिडरेबल रिफाइनमेंट आई है। तो 1950s में जो एक नोशन प्रपोज किया गया था उसका कंप्लीट रिजेक्शन है कि इंडियन मर्चेंट एक पेडलर था और इंडिया की जो ट्रेड है वो लग्जरी गुड्स में ही होती थी। अब कंसेंसस इस बात पे बैठा है कि जो ट्रेड है वो बहुत सारी डाइवर्स रेंज ऑफ कमोडिटीज़ में होता था। हाँ उसमें लग्जरीज भी थी लेकिन उसमें बहुत सारी और भी कमोडिटीज़ इन्वॉल्व थी जिसको मर्चेंट्स जो हैं वो कंडक्ट करते थे उसकी ट्रेडिंग। मर्चेंट प्रिंसेस भी थे सबसे टॉप लेवल पे, पेटी लेवल पे, आइटिनरेंट व्यापारी भी थे विलेज के लेवल पे, ठीक है। ये एक एशियन ट्रेड रेवोल्यूशन का कॉर्नरस्टोन माना जाता है जो 16th और 17th सेंचुरी में आया था। और दो पार्ट्स में इसको हम रीडिफाइन करते हैं। एक है फिनोमिनल एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ यूरेशियन ट्रेड, दूसरा है मेजर डाइवर्सिफिकेशन इन द कॉम्पोजिशन एंड द ओरिजिन ऑफ एशियन कार्गो एंटरिंग दिस ट्रेड। मतलब कि जो यूरेशियन ट्रेड है, यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड है, उसका वॉल्यूम और उसकी वैल्यू दोनों एक्सपैंड कर गई। पहला ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि एशियन कार्गो की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी और उसका जो ओरिजिन था वो एशियन था और एशियन चीज़ें इस ट्रेड के अंदर एंटर कर गई। ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे रिफाइनमेंट में। दूसरा एरिया क्या है, एक नया अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है इंडियन मर्चेंट और मिडीवल इंडियन पॉलिटी के बीच में, तो इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडी हुई। इंडियन ओशन जो था एक बहुत ही इलेबोरेट कमर्शियल नेटवर्क था अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में, और ये यूरोपियनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे बढ़ा रहा था अर्ली मॉडर्न ट्रेड के टाइम पे, और इसने हमारे इंडिया की फ्यूचर कमर्शियल लाइफ के लिए एक टोन सेट कर दिया था। ये बहुत लंबा एंगेजमेंट था कॉमर्स का जिसमें कि इंडियन साइड जो थी वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती थी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि डिमांड पैदा हो तभी वो प्रोवाइड करेगी, और वो मीडिएट करती थी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यूरोपियन कमर्स को। तो प्रॉफिट्स जो थे वो इंडिया के बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट के थे, और बहुत सी वेल्थ, चाहे वो सिल्वर बिलियन हो चाहे वो गोल्ड हो, वो सारा इंडिया में आया इसी चैनल के थ्रू। इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट बनाती है हमारे वर्ल्ड के इकोनॉमी का। तो इंडियन कमर्शियल लाइफ और जो मर्चेंट कैपिटल है वो बहुत वाइड नेटवर्क ऑफ कनेक्शन के साथ डिप्लॉयड थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैटिस में या फिर हम स्टैग्नेंट फॉर्म में जो हम मिडीवल इंडिया की स्टीरियोटिपिकल व्यू पॉइंट है, ऐसा नहीं है, जबकि उसका नेटवर्क काफ़ी वाइड था, और वो जो जितने भी इम्पल्सेस थे वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, यहाँ से डिटर्मिंड थे, क्योंकि डिमांड जो थी इंडिया के प्रोडक्ट की वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आती थी। जो मर्चेंट्स थे उनको हम पहले मिडीवल रूलिंग क्लास के विम्स एंड फैंसीज के mere स्पेक्टेटर के फॉर्म में देखते थे,
लेकिन अब जो रिविजनिस्ट थे उनकी हिस्टोरियोग्राफी में उनको कॉन्शियस मेकर्स की फॉर्म में देखा जाना शुरू किया, उनको इस सेंस में परसीव करना शुरू किया कि ये अपनी डेस्टिनी खुद बनाने वाले लोग हैं। मर्चेंट प्रिंसेस भी थे कुछ जिन्होंने बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रोल प्ले किया पॉलिटी के अंदर, और कुछ लेटर ऑन जाके एम्पायर के इंपॉर्टेंट पर्सन भी बन गए, ग्रांडीज जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड मेंशन किया हुआ है। सो दैट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग बन गए थे, ये लोग पॉलिटिकल पावर होल्ड करने वाले लोग बन गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका स्टेट के साथ एक प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप नहीं था, तो उन्होंने और फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने एक्सप्लोर करनी शुरू करी अपने लक को, स्टेट फाइनेंस करना शुरू किया, इजारा सिस्टम के साथ स्टेट फाइनेंसिंग करनी शुरू करी, जिसको हम रेवेन्यू फार्मिंग भी बोलते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। इम्पीरियल ट्रिब्यूट को प्रोविंसेस से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम शुरू किया। तो ये जो सेकंड वाला रोल है ना, इजारा सिस्टम या फिर ट्रिब्यूट को ट्रांसफ़र करना, जिसको हम स्टेट फाइनेंस का नाम दे सकते हैं, इस चीज़ को स्टेट इग्नोर नहीं कर सकती थी और इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करेगी तो अपने रिस्क पे, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि ये लोग रिबेल कर जाए, तो इट कुड हैव बीन पेरिलियस फॉर द स्टेट। तो ये रीज़न था कि ये इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टेट के लिए। फर्दरमोर जो कॉइन्स की मिंटिंग और बुलियन की मूवमेंट थी, ये एक्सक्लूसिव फील्ड था एक ऐसी बॉडी का बॉडी ऑफ मर्चेंट्स का, जिनको हम सरफ बोलते हैं, सरफ। स्टेट बहुत ही कम ट्राई करता था कि इनकी फील्ड में वो लोग इंटरफेयर भी करें। फिर कुछ ऐसे हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शंस हैं मिडीवल इकोनॉमी के ही, जिसमें मर्चेंट का रोल या ट्रेडर्स का जो रोल है वो इंटरमीडिएट लेयर्स की फॉर्म में देखा जाने लगा। मतलब कि एक तो इम्पीरियल सेंटर है, एक विलेज है, तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर आती है, तो इस सेंस में भी मर्चेंट्स को देखा जाने लगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इंटरनल ट्रेड और रीजन टू रीजन ट्रेड में बेसिक रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, कोई कैपिटल गुड्स को कैरी करना, स्मॉल मर्चेंट्स जो थे वो इंटीरियर तक ले जाते थे। फिर बंजारे थे जिनको हम आइटिनरेंट कारवांस बोलते हैं। इन बंजारों का जो नेटवर्क था, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था और ये लोग ग्रेट स्ट्रेचेस तक ट्रैवल करते थे। तो एक जो कोई भी गुड है जो या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक कैरी कर पाते थे बंजारे। इसका एग्जांपल है कि जो कॉटन था, जो लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वीव करती थी साउथ ईस्ट कोस्ट में, वो महाराष्ट्र से या बेरार से आता था और पूरा इंटीरियर जो था सदर्न पेनिनसुला का वो सॉल्ट पे डिपेंडेंट था, जो कि सी से आता था। जो राइस ग्रोइंग रिवरन सिस्टम थे, वहाँ पे जो लोग थे, जो पुअर, स्पेशली जो पुअर पीपल थे, वो अपने एक्सपेंसिव क्रॉप्स को कंज्यूम नहीं करते थे, लेकिन वो मिलेट्स या फिर ड्राई ग्रेन को कंज्यूम करते थे, जो कि इंटीरियर से आते थे। तो कुछ कॉम्प्लेक्स से नेटवर्क्स थे। इंटीरियर वाली चीज़ जो है कोस्टल रीजन तक जाती थी, कोस्टल रीजन की चीज़ इंटीरियर तक लेकर आते थे। तो ये सब कौन करता था? ये स्मॉल मर्चेंट्स या फिर आइटिनरेंट कारवांस करते थे, जिसको हम बंजारा भी बोलते हैं। इसी हिस्ट्री में हम बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स के जो रीजनल ट्रेडर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो एक डायनामिक व्यू था जिसमें कि नॉन पेजेंट ग्रुप्स विलेज में रहते थे, वो कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, वो कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करते थे। बहुत सारे टाउन बेस्ड मर्चेंट्स भी आ गए थे, उनके खुद के एजेंट्स भी होते थे जो वहाँ पे रिजाइड भी करते थे, रहते थे, और कई बारी डायरेक्ट परचेज भी करते थे पेजेंट से। इनके साथ साथ विलेजेस भी थे जिसके अंदर बहुत पॉपुलेशन थी, तो वो उन विलेजेस में क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, एंसिलरी एक्टिविटीज़ भी करते थे। तो इसी तरीके से हमने ये पढ़ा कि रिविजनिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि स्टेट ही सेंट्रलाइज्ड पावर थी और उसी के बेसिस पे सारी इकोनॉमी चल रही हो, कोई ऐसे फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं था। ये रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस ने प्रूव करके दिखाया, और ये भी बताया कि जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी थी, बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्टेबिलिटी और स्टैग्नेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे
ऑक्यूपेशंस भी बताए जो नॉन पेजेंट्री के थे, जो एग्रीकल्चर से हटके थे. सो विद दिस वी आर डन विद मार्क्सिस्ट क्रिटिक एंड रिविजनिस्ट्स. एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होगा न्यूट्रिएंट्स. एंड विद दैट we will finish our chapter. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe.